सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फटाफट से अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए कि आप फिजिक्स एकेडमी पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का अगला लेक्चर शुरू हो चुका है और हमें हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। हम लाए हैं आप लोगों के लिए जैम का बिल्कुल फ्री कोर्स फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आज आखिरी लेक्चर होने वाला है, वो आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। ठीक है, आज ये होने वाला है हमारा आखिरी लेक्चर, तो बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, पहले तो एज यूजुअल जैसे कि हम करते हैं, ठीक है, हर रोज जिस तरह से हम करते हैं, फटाफट से पानी की बोतल अपने साथ लेके बैठ जाइए। हाँ, अपने पास पेन और पेपर लेके, और इसके अलावा जो है अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी सीखा था उसको मैं आप रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो बस कंसंट्रेट कीजिएगा मेरी आवाज पे और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन एटम की चाहत इलेक्ट्रॉन पाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और एटम को ऐड करने पे जो एनर्जी निकलती है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एटम से जो एनर्जी निकलती है, चाहे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके हमने काफी ट्रेंड्स वगैरह भी देखे थे कि एस ब्लॉक में किस तरह से होता है, पी ब्लॉक में किस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का जो रिलेशन है, उसका एक फॉर्मूला था। इसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इनका रिलेशन क्या है वो देखा था, इक्वल्स टू था। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किस तरह से वो उनका ट्रेंड रहता है, कैसा वेरिएशन आता है। डी ब्लॉक में कैसा रिलेशन था, कैसा ट्रेंड था, लेफ्ट टू राइट जाने पे किस तरह से चेंज हो रही थी, ये सब चीजें हमने देखी थी। और मेटल और नॉन मेटल में भी हमने देखा था कि अक्सर मेटल जो है उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी देना चाहते हैं तो वो लेते नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक लिथियम जो है वो लेने पे एनर्जी को रिवील करता है, क्योंकि वो बहुत, उसका साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और बाकी तो नॉन मेटल्स जो, उनको तो चाहत है, उनको तो चाहत है इलेक्ट्रॉन की, उनको दे दो भाई, लेते जाएंगे, लेकिन लेंगे कहाँ तक, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तक। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, चाहे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे अटेंड कर रहे, फिर भी वो नहीं लेंगे, लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ले चुके हैं भाई, फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जो न्यूक्लियस का चार्ज तो उतना ही रह रहा है। ठीक है, तो सभी तरह सब जगह पे वो अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, उल्टा उसको रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। फिर वो नहीं देता, फिर हमको देना पड़ता है सामने से एनर्जी उसको। ठीक है, तो इसके अलावा जो है कि हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी थोड़ा देखा था, किस तरह से बॉन्ड डिसोसिएट करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम थोड़ी पढ़ चुके थे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पे ही हमने एक और क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में देखा था, उसमें एक बार हम वो फिर से देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था एक कि Cl2 और F2 ये दोनों है, इन दोनों में से बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि, फिर से शुरू हो गया यार, ये फिर हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो जो है दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले, खुद रिड्यूस हो जाए, यानी खुद रिड्यूस होना, यानी इलेक्ट्रॉन को खुद लेना, दूसरे के पास से छीनना, उसे रिड्यूस होना बोलते हैं। और ये काम जो करते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ हम ले लेते हैं Cl2 और एक तरफ ये कड़कती पड़कती बारिश में जो फ्लोरीन आ गया है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं। और जो Cl2 जो है, अब इस इन दोनों का देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा कि दोनों पहले एटमाइज होंगे। ठीक है, यानी पहले ये दोनों 2Cl में कन्वर्ट होगा और ये 2F में कन्वर्ट होगा, यानी ये पहले Cl2 से Cl में कन्वर्ट होगा और ये F में से F में कन्वर्ट होगा। यानी सबसे पहले यहाँ पे लगेगी वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये लगने वाली है सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो Cl की ज्यादा है, यानी यहाँ पे उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ उतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी कंपैरेटिवली कम होती है। फिर इसके बाद देखिए आप
अगर Cl को हम आगे, अब इसको इलेक्ट्रॉन अगर हम देते हैं इसमें, तो यहाँ पे जो वो अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इसकी पॉजिटिव होने वाली, इसकी भी पॉजिटिव होगी, ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, सॉरी, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ठीक है, इसका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका नेगेटिव होगी, ठीक है। और इसकी भी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होने वाली है। अब होगी तो दोनों की नेगेटिव, लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन में अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो जल्दी से ले लेता है, यानी एनर्जी जो है वो ज्यादा ज्यादा बाहर निकालता है, मोर एक्सोथर्मिक है, और ये थोड़ा कम एक्सोथर्मिक है उससे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो Cl में जो अगर हम डालते हैं ना, तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। तो होता क्या है एट द एंड कि जो Cl जो है ना, Cl2 और F2, इन दोनों में से Cl एट द एंड हम कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमें रिजल्ट ये मिलता है कि इन गैसियस मीडियम, ये सब कब कहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है गैसियस मीडियम में। गैसियस मीडियम में ही अगर हम देखते हैं तो Cl2 की ओवरऑल जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है F2 से, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्वियसली क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, बट इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इतनी ज्यादा नेगेटिव है कि वो सब ओवरकम कर लेती है, और इलेक्ट्रॉन ये जो एफिनिटी वाली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो Cl2 में डोमिनेट कर जाती है, और इस वजह से Cl2 जो होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। लेकिन इन केस अगर हम ऐसा करें, देखना जरा ध्यान से, ठीक है, वो अपना ध्यान यहाँ पे लगाइएगा कि अगर हम यहाँ पे एक्वस मीडियम अगर हम ले लेते हैं, अगर हम एक्वस मीडियम ले लेते हैं तो एक्वस मीडियम में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम सिमिलरली जैसे हम Cl2 से कन्वर्ट करते थे वैसे ही Cl में कन्वर्ट करेंगे और F2 से F में कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि जब हम उसको F को हम इलेक्ट्रॉन देके F नेगेटिव में जैसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको, यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव होगा, और ऐसे ही Cl को भी हम इलेक्ट्रॉन देके Cl माइनस में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा H नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे उसका जो है साइज कम है, और साइज छोटा होने की वजह से, जैसे कि आपको पता है, आप इसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में पढ़ोगे, एस ब्लॉक में पढ़ोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ना, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है पहले तो प्लस और माइनस चार्ज के ऊपर। यहाँ पे आप जरा देखें दोनों के चार्ज इक्वल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। साइज फ्लोरीन का छोटा है, यानी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी निकलने वाली बहुत ज्यादा होने वाली है कंपेरेटिव टू Cl माइनस। तो ये इतनी ज्यादा निकलती है हाइड्रेशन एनर्जी कि ये डोमिनेट कर जाता है। देखिए एक्वस मीडियम में है तो सारी जगह से उनको वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, और साइज छोटा है तो ज्यादा साइज जो रहने वाला है उनका छोटा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होने वाला है, लगने वाला अट्रैक्शन भी बहुत होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है इसमें फ्लोरीन में इस बार डोमिनेट कर जाती है, और F2 जो होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। जरा इसको ध्यान में ले लीजिएगा अपने, और इसी में यहाँ पे गलतियां मत होने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए एट द एंड यहाँ पे एनर्जीज कौन कौन सी कैलकुलेट हो रही है। देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू, पहले तो बॉन्ड डिसोशिएट होगा, उसके बाद जो है उनमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, ठीक है, और इसके बाद एट द एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, तीनों। अब ये चीज तो हम देख चुके थे पहले ही, ठीक है, इसमें Cl2 जो था वो डोमिनेट कर रहा था और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। लेकिन जब हमारे पास ये एक्वस मीडियम ले लिया और ये चीज आ गई, जब इसमें ऐड हो गई, तब हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा फ्लोरीन की लिबरेट हो रही थी कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा ही होती है, तो ज्यादा इतनी ज्यादा लिबरेट हो रही थी कि वो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से F2 जो था वो Cl2 पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डोमिनेट कर गया। इसी तरह से जरा देखिए यहाँ पे और एक है क्वेश्चन
सीजियम लिया गया है और लिथियम लिया गया है। अब जरा इन दोनों का बताइएगा कि इसमें जो है क्या होने वाला है, इसमें जरा बताइए कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पे उन्होंने पहले से ही एक्वस मीडियम बता दिया है, ठीक है, और पूछा है कि बताइए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो होने वाला है कौन बेटर होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिए अब जरा यहाँ पे ध्यान लगाइए, सीजियम और लिथियम, पहले हम सीजियम का देखते हैं। अब देखो इन दोनों का एक्वस में हमें देखना है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों सीजियम है और लिथियम है, दोनों क्या है, मेटल्स। मेटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड में होंगे। ठीक है, अब ये सॉलिड में रहे होंगे यानी इनको पहले तो हमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, पहले इन्हें हमें सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखते हैं लिथियम सॉलिड और सीजियम सॉलिड, इनको पहले हम सब्लिमेशन एनर्जी हम देंगे। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी और यहाँ पे एनर्जी, ये दोनों में जो एनर्जी लगने वाली है वो किस तरह से होने वाली है कि लिथियम जो होता है ना, इसमें पैकिंग जो होती है ना ज्यादा टाइटली होती है पैक। लिथियम में जो मेटल्स जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग करना, अब सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या है कि जो एटम्स जो जॉइंट एकदम करीब करीब आके बैठे हुए उनको एनर्जी देके उनको अलग अलग करना। अब गैसियस में लाने के लिए अब इनका ज्यादा पैकिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से पैक किया गया है। ठीक है, यानी इनकी पैकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है कंपेयर टू सीजियम, तो इस वजह से इनको एनर्जी भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इनको अब हम यहाँ से आयोनाइज करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इनको हमें रिड्यूसिंग एजेंट के तरह से हमें यूज करना है। तो ये पहले अब जरा देखिए कि रिड्यूसिंग एजेंट कब होंगे, सामने वाले को रिड्यूस करेंगे यानी उनको इलेक्ट्रॉन देंगे, खुद से लेके खुद के पास से उनको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब कौन जल्दी से इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम जरा देखते हैं। तो यहाँ पे जब वो लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे सीजियम प्लस में कन्वर्ट होगा, तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाते वक्त जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो डिक्रीज होती है, यानी इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ी है, इसको भी ज्यादा देनी पड़ी है, लेकिन इसको इतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ी, इसको सिर्फ एक बार पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है लेकिन कंपैरेटिवली इसमें भी कम एनर्जी लगी है। अब इसके बाद जरा देखें, दोनों ही जो है गैसेस में आ गए। अब अगर ये रहे होंगे लिथियम प्लस, अगर एक्वस में रहे होंगे ना, अगर ये एक्वस में रहे होंगे, जरा देखिएगा तो लिथियम जो है बहुत ज्यादा छोटा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाईली मतलब हाईली नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा लिथियम की होती है। कहाँ सीजियम और कहाँ लिथियम, इतना सा छोटा और वो इतना बड़ा। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो हाईली नेगेटिव होने वाली है, इसकी जो एनर्जी है वो हाईली नेगेटिव, यानी पहले बहुत मार खाया लेकिन एक में ही सारा बदला निकाल दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो गैसियस फेज में तो लेस एनर्जी सीजियम को देनी पड़ती है, यानी अगर हम गैसियस फेज में अगर देखते हैं तो यहाँ पे दोनों जगह पे इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, सीजियम को कम देनी पड़ी। यानी गैसियस फेज में अगर हम देखें ना, तो गैसियस फेज में तो ऑब्वियसली सीजियम जो होने वाला है वो ज्यादा होगा। ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर हमने दोनों को एक्वस स्टेट में लिया है तो यहाँ पे एक्वस स्टेट में वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देगा, कौन, लिथियम, और क्योंकि उसको उसका जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्वस मीडियम में हाईली नेगेटिव एनर्जी उसको, हाइड्रेशन एनर्जी उसको मिल रही है, और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से लिथियम जो है इस डोमिनेट कर जाता है और एक्वस मीडियम में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है देन सीजियम।
ठीक है। आई होप कुछ बातें जो है थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है हमें लगता है, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक ऑर्डर दिया गया है, एक ऑर्डर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लिथियम इन एक्वस स्टेट, उसके बाद आता है सीजियम। ये जो है एक्सपेरिमेंटल ही है, यानी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ पे इसको थोड़ा समझा जा सकता है इस तरह से कि देखिए जरा, इन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और इसके बाद जो होता है वो सोडियम होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ऐसे हम सोच सकते हैं कि देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ये उनका रिड्यूसिंग एजेंट का ही पूरा ऑर्डर है, सारे के सारे एक्वस मीडियम में लिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए लिथियम की जो है वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा होता है, उसके बाद सीजियम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है सीजियम का साइज बड़ा है, इस वजह से उनमें जो सब्लिमेशन एनर्जी जो और आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। फिर रुबिडियम का देखा गया, फिर पोटेशियम का देखा गया, और उसके बाद लास्ट में सोडियम का देखा गया है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ ये सारा ऑर्डर किसका है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से उनका पूरा ऑर्डर रहेगा, तो ये जरा इस पे ध्यान लगा लीजिएगा, ठीक है अपना। तो इसके बाद जरा हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, ये तो थोड़ी प्रीवियस क्लास की बातें थी, बाकी थी वो हमने कर ली। अब हम अपना इस अ, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसका अगला टॉपिक, जिस दिन पहले लेक्चर में जिस चीज को ट्रेस करते 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 आगे बढ़े थे, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जरा कंसंट्रेट कीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइनल टॉपिक हमारा आ चुका है इसका, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि दो एटम है ए और बी, इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है, तो पहले तो वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, फिर उसके बाद वो डिपेंड करती है, जेड इफेक्टिव पे करेगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कांस्टेंट होगा, फिर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगी, इसके बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होती है। यानी जिस मॉलिक्यूल के, जिस एटम के अंदर अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी हर एक एटम जो होता है उनका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ठीक है, उसमें अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो अगर ज्यादा रहा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी वो उसमें एस सब शेल का जो कैरेक्टर है उस बॉन्ड में वो ज्यादा होने वाला है। एस सब शेल जो होता है वो ज्यादा और न्यूक्लियस के करीब में होता है, और ज्यादा करीब में होता है यानी उसको अट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले में अगर ज्यादा होने पे वो इलेक्ट्रॉन खींचने की चाहत ज्यादा रखता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है, ये हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में एक जगह पे देखा था कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई थी। यानी अगर किसी पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उस पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है ना वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है वो और एक चीज पे डिपेंड करता है कि केमिकल एनवायरनमेंट, यानी डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम पे भी वो काफी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि सराउंडिंग एटम कैसा है। ये सब बातें अब हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप जरा यहाँ पे कंसंट्रेट अपना कीजिएगा और यहाँ पे ध्यान जरा बनाए रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगली बात जो यहाँ पे है, हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से इफेक्ट करता है, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है हमने यहाँ पे देखा था, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन हो गया एक तो हमारे पास कार्बन हो गया सी एस पी टू और सी एस पी
3, 3 टाइप के कार्बन हमें मिलते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, अच्छा परसेंटेज एस कैरेक्टर वाली बातें ना सारी मैं आपको बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होने वाला है वो 25% है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33% है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर रहने वाला है वो है 50%। तो किसमें सबसे ज्यादा है, इसमें, यानी कार्बन sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन कार्बन sp2 एंड देन कार्बन sp3। ठीक है, इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में शायद इनमें से भी कुछ बातें पूछ सकते हैं। मैं आपको एक ऑर्डर लिखा देता हूँ, मैं आपको एक ऑर्डर लिखाता हूँ, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन sp3 जो होने वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, देन कार्बन sp2, इसके बाद नाइट्रोजन sp3 आ जाता है, उसके बाद कार्बन sp आता है। हालांकि कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो नाइट्रोजन से कम होती है, लेकिन जैसे ही उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो कार्बन विद sp हाइब्रिडाइजेशन वो नाइट्रोजन विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो यही ट्रेंड मैं आपको लिखवाने को बोल रहा था, शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, या फिर कहीं ना कहीं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो सीख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ये आगे हमें बहुत काम आने वाला है, तो उसकी बेसिक बेसिक चीजें भी यहाँ से हम सीखते चलते हैं। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन का sp2 आएगा, इसके बाद हमारा, इसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है उसका sp3 आ जाएगा। अब जैसे कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन होता है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट देखिए ऑक्सीजन का sp3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइजेशन वाला आइटम है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का sp2। तो आई होप आपको ये ऑर्डर पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं सराउंडिंग एटम। हमने एक ऑर्डर ये भी देखा था कि सराउंडिंग एटम पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, केमिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग एटम। तो इसके बारे में हम जरा देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन है उसकी 3 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से कनेक्ट है, और हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी भी वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और इसके पास एक लोन पेयर रहने वाला है। अब यहाँ पे जरा देख लीजिए, आपको पता ही है कि नाइट्रोजन की sp3 वाला जो होता है वो, तो यहाँ पे तो हम सराउंडिंग एटम के बारे में देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन NH3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कंपेयर टू कार्बन। लेकिन जरा ध्यान लगाइएगा, अगर हम कार्बन को सराउंडिंग, अभी तक तो H था भैया, अब यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है। फ्लोरीन कहता है भाई तू बहुत बड़ा हो गया है ना, ले मेरे साथ कंपटीशन कर। तो फ्लोरीन आके कार्बन के साथ जुड़ जाता है और बोलता है तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो बोलता है कि चल मैं तुझे देख लूंगा, लेकिन इसको पता नहीं कि भाई फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई, वो आके चिपक चुका है यहाँ पे, अब तो उसकी खैर नहीं होने वाली। देख, तो इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन तो ओवर कॉन्फिडेंस में था कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तो लड़ लूंगा, लेकिन फ्लोरीन कहता है कि तू आ तो जा जरा। तो क्या होता है एट द लास्ट रिजल्ट आपको पता है, देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा हो जाती है। इससे क्या होता है कि असल में कि फ्लोरीन जो है ना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच खींच के उसकी ओर कर देता है, उसकी ओर कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा तंगी हो चुकी है, तो अब वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ना, वो नाइट्रोजन से भी बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, तो नाइट्रोजन से भी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कौन सा एटम आए।
ठीक है। देखिए जरा सराउंडिंग एटम में कौन सा एटम आएगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ये लिख लीजिए आप फटाफट से कि अगर साइड एटम आने वाला जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल्स टू 2.5 होगी तो इससे क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। मतलब सॉरी, यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसमें कंसेप्ट नहीं लगेगा, यानी अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम होने वाली है तो उसका साइड एटम पे कोई इफेक्ट लगने वाला नहीं है। यानी इफेक्ट तो लगेगा लेकिन जो है उसका कोई जो है कंसिडर इतना नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होगा वो कि हम उसको थोड़ा उस पर तवज्जो दें। ठीक है, यानी ये इसका जो अगर साइड एटम बदल के हम हाइड्रोजन करते तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन वाला डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो कंसीडर ना करे चलेगा। ठीक है, इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन उसका सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। ठीक है, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, एक तो सराउंडिंग एटम और दूसरी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो काफी बढ़ जाता है इस वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगला कंसेप्ट जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ऐसा कर देना कि नाइट्रोजन अब हार के बोलता है कि भाई मैं भी फ्लोरीन का सहारा लूंगा। ठीक है, तो अब तो जो है अब दोनों के पास फ्लोरीन अटैच हो गया, ऑब्वियसली नाइट्रोजन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एक तो पहले से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका साइड एटम और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उससे और भी इलेक्ट्रॉन्स वो ले रहा है। उसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की चाहत है लेकिन फ्लोरीन उससे फिर भी ले रहा है। ठीक है, तो ये तो पागल ही हो जाएगा भाई, ये जो होने वाला है ये पागल हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाएगी। अब जरा देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हम कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहला जो रहने वाला है, अगले स्लाइड पे लिखते हैं। सबसे पहले जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मत जरा भी मत छोड़ेगा, पॉलिंग स्केल। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आगे रहने वाला है वो है पॉलिंग स्केल। देखिए पॉलिंग स्केल में क्या है कि डिपेंड अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पॉलिंग स्केल जो होता है ना वो जरा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा देखिए, अगर हम दोनों एटम जो है उसको सेम रख दे या फिर ऐसे कर दे, कुछ नहीं होगा यार। उन दोनों में जो है कोई भी चार्ज यहाँ पे डेवलप होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दे, यानी एक को बी के साथ कर दे और मान लो कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है देन ए, देन इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। अब चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा, चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये चार्ज डेवलप हुआ यानी यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड्स तो चार्ज स्पीसीज से ही बनते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे चार्ज आने लगा, यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होने लगा है। अब जरा देखिए पॉलिंग जो है, पॉलिंग स्केल किस तरह से एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना वो इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है? डेल्टा होता है आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। अब ये सब क्या चीजें, में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये सारी चीजें पूछी भी नहीं जाने वाली है। हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ जाते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला जो होने वाला है वो है ए प्लस बीपी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी और इसकी। ठीक है, अब ये आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो होने वाला है ये क्या है, ये डेल्टा है, यानी फाइनल ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हेंस ये किसका लिखा गिवन है, पॉलिंग का गिवन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होने वाला है वो इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AA प्लस BB डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये रहने वाला है इसका पूरा फॉर्मूला। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ चीजें जो ध्यान लगाने वाली जो है वो है कि इनको जो है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। ये एनर्जीज की वैल्यूज जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने वाली है। और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 96.45 किलो जूल पर मोल और which is equals to 23.08 किलो कैलोरी पर मोल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, आप जरा वो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl given that the bond dissociation energy for Cl2 and F2 and ClF are 242, 158 and 255 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल में दी गई है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जरा आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है, मेरे साथ सॉल्व करते बनिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन हमें गिवन है कि 4.0। ठीक है, मेरे साथ सॉल्व करते करते चलिए। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमें फॉर्मूला तो हमें याद ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक गिवन है और दूसरे के बस हमें जो है वो ढूंढनी है। ये गिवन फॉर्मूला किसका है, पॉलिंग का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पे जो है लगाना है। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले जो है हमारी जो एनर्जीज जो हमें गिवन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 242 इसकी है एनर्जी ऑफ Cl2, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं किलोजूल पर मोल है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला था, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.45 किलोजूल पर मोल, यानी 242 को हमें डिवाइड कर देना है डिवाइडेड बाय 242 को हमें डिवाइड कर देना है 96.45 से, 96.45 से, यानी आंसर क्या आया 2.50, यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जो एनर्जी फॉर F2 जो है वो क्या होने वाली है 158। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही 158 डिवाइड बाय 96.45, 1.638, आंसर आ रहा है कितना 1.638 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली ClF की जो होने वाली है वो 255 है किलोजूल पर मोल, यहाँ पे हम लिख देंगे 55 डिवाइड बाय 96.45, आंसर आ रहा है हमारा 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों की एनर्जीज हमें मिल चुकी है और इसके बाद जो है हमें एक गिवन चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। अब जरा देखें
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल्स टू, असल में तो यहाँ पे क्या होगा पता है, ठीक है चले देख लेंगे। क्लोरीन माइनस फ्लोरीन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होने वाला है हमें पता है कि इक्वल्स टू अंडर रूट में जो हमें गिवन होता है वो फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा मैंने फॉर्मूला लिखने में कोई गलती तो नहीं कर दी? एक सेकेंड ना, यहाँ जो है ये डेल्टा है तो ये सारा जो है अंडर रूट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जरा एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये पूरा अंडर रूट में आने वाला है क्योंकि ये डेल्टा जो है ये पूरा डेल्टा का करीब है, डेल्टा का रूट होने वाला है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा इसका फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो आने वाला है वो क्या आता है। इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ClF माइनस एनर्जी ऑफ Cl2 प्लस एनर्जी ऑफ F2 डिवाइड बाई 2। एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl माइनस फ्लोरीन की 4 है, ClF की हमें क्या मिली है 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये आने वाला है 2.64, ये अंडर रूट में होगा सारा, माइनस इन दोनों की ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा 2.5 प्लस 1.638 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ रहा है हमारा 2.069, 2.069। अब इसको ये सब माइनस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 2.64 से माइनस कर लेते हैं 2.069 को, आंसर आएगा हमारा 0.571, इसका हम रूट निकाल लेते हैं, आंसर आएगा हमारा 0.7556, ठीक है। ये हमारा आंसर होने वाला है। और अगर अभी क्लोरीन का वो जो है हमें उसमें से माइनस करना है, ठीक है। क्लोरीन इज इक्वल्स टू 0.7556, कुछ तो गलती हो गई भाई, कुछ तो मिस्टेक है, कुछ 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 तो गलती है। एक्चुअली गलती यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो एक चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अननोन एलिमेंट दिया है तो बात अलग है, आपको यहाँ पे दोनों नोन एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है। एक तो है क्लोरीन है और एक है फ्लोरीन है। अब हमें पता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन से कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी माइनस में नहीं आ सकती, देखिए। तो इसको जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये जरा इसमें गलती ना हो, ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर गलती हो गई तो देखिए 4 से भी बढ़ जा रही थी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है उसकी 4 है, क्लोरीन की उससे बढ़ जा रही थी, ठीक है। ऐसी गलती ना हो, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा देखिए आप इसको लगाए फॉर्मूला में, फ्लोरीन की हमें गिवन है 4 माइनस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इज इक्वल टू 0.7556, ठीक है। इसको इस तरफ जाने तो इसको इस तरफ जाने दो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 4 माइनस 0.7556, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन क्या आ रही है, आंसर आ जाएगा 3.24, ऐसा कुछ अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो मैंने जो बताया वो गलती मत कीजिएगा, हमें पता है फ्लोरीन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन करना है, ये गलती जो है अभी हमसे हुई वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब जरा आगे देखिए, आगे एक और स्केल हमें गिवन है, मोलिकन स्केल। हमें एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलग अलग स्केल जो हमें गिवन है सारे स्केल हमें पढ़ने हैं। कभी हमें बोल देता है कि इस स्केल से निकालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कभी बोलता है उस स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो, फिर क्वेश्चन दे देता है, फिर बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो,
कौन सा डेटा गिवन है उस पे से कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारे हम फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे और उसके बाद जरा सारा फॉर्मूलाज के एक बार देखना है कि कौन से डेटा के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होने वाली है वो इस तरह से होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, बस ये रहने वाली है। यहाँ पे भी दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने वाली है और डिवाइडेड बाय 2, बस ये गिवन बाय मूलिकन है। कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से होने वाली है, कौन बताता है? मूलिकन। ठीक है, और जैसे हमें पता ही है कि किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल में गिवन होगा तो किस तरह से हम उसका यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जरा यहाँ पे ध्यान लगा के इसको सॉल्व करिए। एक एलिमेंट है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होने वाली है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। ठीक है, एटम ए अननोन एटम है। ठीक है, अब जरा बताइए मूल्यांकन स्केल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है। तो आप फटाफट से सॉल्व कर दोगे भाई। नहीं सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि बस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, आप फटाफट से सॉल्व कर दोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूल्यांकन स्केल के हिसाब से आप फटाफट से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लोगे भाई कि 3.2 प्लस 3.1 डिवाइडेड बाई 2 3.15 बाई आ गई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बिल्कुल अब अगर ऐसा आपने सॉल्व किया है तो इस पे क्रॉस मार्क कर दीजिए क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि मूल्यांकन स्केल से अगर फाइंड आउट करो तो ही वो करना है। ठीक है, अगर मूल्यांकन स्केल नहीं दिया गया है, आपको ये नहीं बोला गया कि मूल्यांकन स्केल से करो, तो फिर हमें 1.5 होके मूल्यांकन स्केल से फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो पॉलिंग स्केल जो है ना, जो पॉलिंग स्केल है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड स्केल माना जाता है। ठीक है, तो इनका रिलेशन हम देख लेते हैं। इनका रिलेशन गिवन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूल्यांकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। यहाँ पे आंसर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 3.15 डिवाइड बाय 2.8 इज इक्वल्स टू 1.125। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कुछ नहीं दिया है और बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ढूंढो तो पॉलिंग स्केल से ढूंढना है, अगर बोला है मूल्यांकन स्केल से ढूंढो तो मूल्यांकन स्केल से ढूंढना है। ठीक है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब एक आखिरी स्केल हम सीख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फिर जो है हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बढ़िया सी बात है, इस पर आगे बढ़ेंगे। ऑलरेड रॉशो स्केल, इसने भी एक स्केल दिया था भाई, इनके बारे में भी जरा देख लेते हैं। इन्होंने क्या गिवन है, दिया 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 0.744। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला उन्होंने गिवन है। अगर ऑर्डर रोशो स्केल से पूछा जाए तो ये वाले फॉर्मूले से आराम से बिल्कुल ही निकाल देना है, लेकिन गलती नहीं करनी है क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, वो कौन सा होने वाला है, उस एटम का पेरीफेरी, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना जेड इफेक्टिव लगेगा, यानी जेड इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी ढूंढना है। और ये जो रेडियस जो होगा वो एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, तो और ये जो रेडियस जो होगा ना वो एंगस्ट्रॉम में होगा, और वो कौन सा रेडियस होने वाला है, कोवेलेंट रेडियाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान लगा लीजिएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो कोवेलेंट रेडियाई होगा और वो एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलतियां मत कीजिएगा। एक क्वेश्चन आखिरी कर लेते हैं फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए पूछा है। ठीक है, अब इनमें डेटा उन्होंने क्या दिया है, एटॉमिक नंबर जो उन्होंने गिवन है
वो है 6, यानी कार्बन के बारे में पूछ रहे भैया। देखिए, और उनका रेडियस उन्होंने यहाँ पे दिया गया है, वो देखिए। अच्छा, एक बात ये भी है, ऐसा नहीं मान लेना है कि भाई एटॉमिक नंबर 6 गिवन है, कार्बन का पूछा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है, चलो सीधा फटाफट लगा के आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो वो पागल नहीं हो गया कि आपको एटॉमिक नंबर दे रहा है, साथ में डेटा भी दे रहा है, ठीक है। वो उसने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी बना सकता है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसा सोच नहीं लेना है, आप पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। रेडियस देख लीजिए क्या है यहाँ पे, 10 एंगस्ट्रॉम, पहले से एंगस्ट्रॉम में गिवन है, दिक्कत नहीं है कोई। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 गिवन है, इसका मतलब कि 1s2, 2s2 और 2p2, इस तरह से उसकी फिलिंग होगी। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पे z इफेक्टिव कितना लगेगा, z इफेक्टिव ऑन पेरीफेरी, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, उन पे कितना 0.35 का फैक्टर लगेगा, अंदर के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन पे 0.85 का फैक्टर लगेगा। तो ये हमारा सिग्मा होगा। तो सिग्मा हमारा क्या आएगा, 4 इंटू 0.35 जो होगा 1.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.7, 3.1 आ जाएगा हमारा सिग्मा, ठीक है। यानी z इफेक्टिव क्या होने वाला है, 6 माइनस 3.1 इज इक्वल्स टू 2.9, ये हमारा z इफेक्टिव होने वाला है। अब z इफेक्टिव भी हमें मिल गया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला पे अप्लाई कर दो और फटाफट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लो। क्या था फॉर्मूला, 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव, कितना आया 2.9 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना आया है यहाँ पे, रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 10, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर आखिर में प्लस 0.744, इसका फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए। 259 into 2.9 divided by 100 प्लस 0.744। आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, मेरा तो आंसर एकदम सही और सटीक आ रहा है 0.75, ये आ रही है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यही है करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने बोला कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पागल होके कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर टिक करके मत आ जाना, ठीक है। फटाफट से आराम से जो है इसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना, इसके बाद ही उसका आंसर टिक करना, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं टॉपिक जो है वो एप्लीकेशंस होने वाला है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए जरा इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्या आ रहा है कि सबसे पहला एप्लीकेशन है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। अगर सेंट्रल एटम पे OH कनेक्टेड है, सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन होने वाला है, ग्रुप नंबर 16, 15, 16 और 17 के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे सेंट्रल एटम होंगे। अगर उस पे OH कनेक्टेड है और यहाँ से जो H जो है, अगर ये हाइड्रोजन आयोनाइज होता है तभी तो वो एसिडिक कैरेक्टर होगा, तभी तो वो एसिड बोला जाएगा, ठीक है। उन्हें कहते हैं ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड्स किन किन एटम के होते हैं, सेंट्रल एटम के, उनका होता है 15, 16, 17 ग्रुप वाले उनके सेंट्रल एटम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल एटम जो है ना, दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें कंपैरिजन, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, बताइए जरा किस कौन ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। ये सारे ऑक्सो एसिड है क्योंकि इन सारों में, इन सभी में सेंट्रल एटम के साथ OH कनेक्टेड है और H जो है वो आयोनाइज हो सकता है, लेकिन एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होने वाला है ये उन्होंने हमसे पूछ लिया है। अब हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो टाइप ऑफ कंडीशंस होती है। सबसे पहले कंडीशन है कि अगर सेंट्रल एटम जो गिवन है वो सेम रहे, यहाँ पे गिवन सेंट्रल एटम जो है वो सब में सेम है, तो यहाँ पे अक्सर
अक्सर जो है कई लोग पढ़ाते भी है, कई बच्चे ऐसे सोचते भी, लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। कई लोग ये सोचते हैं कि एसिडिक नेचर जो होता है ना, इनका एसिडिक नेचर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ये सरासर गलत बात है। अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे लग भी जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर जगह पे लगे, क्योंकि ये सटीक और सही नहीं माना जाता। ठीक है, इस वजह से सब जगहों पे नहीं लगेगा, शायद कुछ जगहों पे लग भी जाए, जैसे कि यहाँ पे वो लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका सही में हकीकत में इसका क्या फॉर्मूला कैसे ढूंढा जाता है वो उसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक रेशियो देखा जाता है। यहाँ पे पहले हम सबका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। HClO4 था ना, लोन पर आएगा, फिर जो है OH लोन पे, और HClO लास्ट में है ना, Cl के 3 लोन पे। ठीक है, Cl और OH। देखिए सब में हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। यहाँ पे हम कैसे ढूंढेंगे, तो जब सेंट्रल एटम जो है अगर वो सेम रहा हो, तब ये वाला फॉर्मूला जो है हमें अप्लाई करना है। तब क्या करना है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड कनेक्टेड डिवाइड बाय सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से सिंगली बॉन्डेड कनेक्टेड, इसका जो है हमें रेशियो के ऊपर से हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जरा से इसको ना एक ट्रिक, एक सॉल्व करने का एक ट्रिक बनाया गया है, सही तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक है। आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड तो चारों में एक तो है ही, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो 4 होने चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसी तरह से उसको कंसीडर करा जाएगा। इसी तरह से वो उसको सॉल्व करने का ट्रिक ढूंढा गया है कि भाई डबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय सिंगल बॉन्ड का रेशियो, सिंगल सिर्फ सिर्फ डबल बॉन्ड कितनों में है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कितनों में है। ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली डबल बॉन्ड एंड ओनली सिंगल बॉन्ड, ये वाला रेशियो से हमें इसका जो है वो सही आंसर मिल सकता है। तो इसमें तो क्या होगा, 3/1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3/1 इज टू, यानी फिर इसका होगा 2/1, इसका होगा 1/1 और इसका होगा, इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड ही नहीं है, 0/1। तो ये हो गया हमारा सबका रेशियो। अब इसको कंपेयर कर, एक है 3, 2, 1, 0, इसका ज्यादा, जो ज्यादा रेशियो आता है, जिसका रेशियो ज्यादा आता है वो मोर एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, गलती मत कर देना, आपको लगे, आपको ऐसा अगर लग रहा है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको करके देखिए जरा। ठीक है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, क्लास खत्म होने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट से इसका फॉर्मूला ढूंढ के देखिएगा। ठीक है, ये नहीं होगा आपसे, ठीक है, ये नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर रेशियो रूल से करके देखिए जरा, रेशियो रूल से करके देखिए। ठीक है, आसानी से इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, करके देखते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OH। ठीक है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सॉरी H3 है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सब जगह पे नहीं आएगा, इतना डबल बॉन्ड फॉस्फरस बनाता भी नहीं है, मेरी मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ पे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, पता नहीं मैं क्या बनाने लगा था यार, मैं इसको क्लोरीन समझ के बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके फाइन, तो यहाँ पे भी नहीं, डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, OH, H3PO3 सही है, चलो, और यहाँ पे H। ठीक है, इस तरह से पूरा बना जाएगा। अब जरा देखिए आप, यहाँ पे जरा
कंसंट्रेट कीजिएगा। इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड बाय सिंगल बॉन्ड का रेशियो, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, इसमें से अगर आप निकालते हैं हाइड्रोजन और फिर देखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का रेशियो बढ़ जा रहा है। देखिए सिंगल बॉन्ड नहीं रह रहा है यहाँ पे। इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको? H3PO2 ग्रेटर देन H3PO3 ग्रेटर देन H3PO4। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये +5 है, ये +4 है और ये +3 है। अब जरा देखिए आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप ले रहे हैं तो इसका सबसे ज्यादा आना चाहिए, देन इसका। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा इसका हो रहा है, फिर इसका, और देन एट द लास्ट इसका हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको रेशियो रूल से भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको जरा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस के ऊपर से इसको ज़रा फाइंड आउट किया जाएगा। लेकिन इसका एक रीज़न भी हम देख लेते हैं, इसको एक रीज़न से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि आप ज़रा देखिए यहाँ पे, अगर इसमें से हम अगर हाइड्रोजन निकालते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन का जो है नेगेटिव चार्ज होगा वो इसमें रेजोनेट करेगा। ठीक है, इसमें रेजोनेट करेगा और यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ के ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे डाल रहा है, इसी डबल बॉन्ड में रेजोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर होगा। यहाँ पे जो है वो जिसे कहते हैं क्रॉस रेजोनेंस होने लगेगा, जो आप जीओसी में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज थोड़ी कम होगी और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, यानी वो चीज और भी कम हो जाएगी। इस वजह से H3PO2 जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद जरा यहाँ पे आपने एक चीज और है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, चलिए हो गई नहीं। अब अगर सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट आ जाए, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें आपने देख लिया कि इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इसका उल्टा मिल रहा है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन इसका रीजन क्या है कि जो क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो है जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कम स्टेबल होगा, इसका कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, इसका जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो इस तरह से उनका जो है ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो कुछ सम्स जो है उसको सॉल्व करने में हम ये वाला रेशियो रूल वाला भी फॉर्मूला हम अगर ऐसे अगर जो आ गया तो रेशियो रूल वाले भी फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है लॉजिकली भी, वो भी एक इजी मेथड है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट से गलती से भी सॉल्व मत कीजिएगा। अगर सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फोकस यहीं पे कीजिए, फटाफट से देखिए यहाँ पे और कहीं भी जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। अगर सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट आ गया तो क्या करेंगे आप? ठीक है, जरा देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होने वाली है ना, अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगी। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर सेंट्रल एटम सेम है तो उनके साइड एटम जो होते हैं ना उन पे डिपेंड करेगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइड एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ठीक है, वो सेंट्रल एटम को उतना ही ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आएंगे, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की वजह, फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। HClO4 H2SO4 HMO3 3PO2 H3PO4 और लास्ट में है H2CO3। सारे के सारे है तो ऑक्सो एसिड्स ही है, लेकिन इनमें ऑर्डर बताना है कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होने वाला है। क्या बताना है हमें? इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, इनका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ हमें बताना है।
ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, बाकी ये चीज़ आपको मेन डोर पे सिखाई जाती है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंडेंस इसकी होने की वजह से इसको यहाँ पे भी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ज़रा देखिए, इसका जो है वो +7, इसका +6, इसका जो है +5, इसका भी +5, इसका है +1 और इसका है +4। अब ज़रा देखिए क्या होगा। पहले तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ये, आप यहाँ पे देखिएगा कि सारे सेंट्रल एटम डिफरेंट है इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें HClO4, H2SO4, इन दो और HNO3, इन तीनों का सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इन इन तीनों के बीच में क्या होगा, HClO4 जो है वो हायर एसिडिक स्ट्रेंथ देन H2SO4 एंड देन HNO3, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आती है बारी फॉस्फोरस की, क्योंकि अब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली सॉरी इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनका ज़्यादा है। पर देखिए यहाँ पे H3PO2 और H3PO4 दोनों सेंट्रल एटम वाले एलिमेंट्स है, और सेंट्रल एटम हमें पता है कि सेंट्रल एटम जो है H3PO2 और H3PO4, हमने अभी लास्ट में ही हमने ये देखा था इक्वेशन कि H3PO2 का H3PO4 से एसिडिक नेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस तरह से उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो H3PO4 का जो होगा वो H3PO2 से कम होने वाला है। तो क्या होगा, H3PO2 देन H3PO4 और लास्ट में H2CO3 आएगा, क्योंकि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाला है इसका। समझ में आ गया? आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों का सेम है, बट इनका आप ज़रा देखिए सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है। बट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि H3PO4 जो है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H3PO2 से तो कम ही है, ठीक है, और H3PO2 से ज़्यादा HNO3 की है, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है कि H3PO2 जो है वो ज़्यादा होगी, फिर H3PO4 होगी, और H3PO4 की +5 है, और कार्बन पे जाते हैं तो सेंट्रल एटम बदल जाता है। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रा देखें तो इसका +5 है और इसका +4 है। इस तरह से जो है पूरा इसका ऑर्डर हमेशा ही ऐसे ही एकदम लॉजिकली निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, अभी तक तो ऑक्सा एसिड्स देखा था, अब हाइड्रा एसिड्स देखते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक जरा देख लीजिएगा, हाइड्रा एसिड्स अब देखते हैं। बस ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, ठीक है, ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा बचा है, फटाफट से इसको हम निपटा लेते हैं, ठीक है। फटाफट से पानी वानी पी लीजिए और फ्रेश अप हो जाए जरा, तो उसके बाद हम हमारा ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें भी समझ में आ रही होंगी। टाइम भी काफी हो रहा है, 1 आवर तो हो गया है क्लास, बस ज़्यादा नहीं चलेगा, 1.5 आवर तक चल जाएगा, फिर उसके बाद तो ज़्यादा नहीं चलने वाला बस, और 15-20 मिनट और क्लास ओवर हो जाएगा। पानी वानी पी लीजिए, आई होप सब लोग पानी पी के फ्रेश हो गए होंगे, ठीक है। ऑलवेज हाइड्रेटेड रहा करो। अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ज़रा यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? सिमिलरली सिमिलरली अगर अगर सेंट्रल एटम के साथ जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH अटैच थे, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ अटैच रहता है तो इसे कहते हैं हाइड्रा एसिड्स, ठीक है। जैसे वहां पे OH अटैच था, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, तो ऐसो को क्या कहते हैं, हाइड्रा एसिड्स कहा जाता है। अब हाइड्रा एसिड्स का भी एक ट्रेंड होता है, उसमें दिखते किस तरह से इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो वेराई करता है। इसको शायद आपको
जीओसी में पढ़ाया जाए या फिर पी ब्लॉक में पढ़ा जाए, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिपेंड करता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन अ पीरियड, एक पीरियड में, अगर एक पीरियड में देखा जाए तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है। और अगर ग्रुप में देखा जाए, अगर इन अ ग्रुप देखा जाए तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज पे डिपेंड करती है, किसके, सेंट्रल एटम के साइज पे। ठीक है, ये जरा देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ये। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 17 ले लीजिए, HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे, साइज बढ़ रही है तो एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि जैसे हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो रहने वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो आयोडीन है। तो आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है तो वो अपने अंदर नेगेटिव चार्ज को आराम से संभालेगा। साइज बड़ा होने के कारण वो नेगेटिव चार्ज को, काफी नेगेटिव चार्ज उसका जो होगा वो काफी स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होने की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। और HF में क्या होता है, वो साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और पीरियड में हमें पता ही है कि पीरियड में जो होता है वो साइज का डिफरेंस इतना नहीं रहता। ठीक है, इस वजह से इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की थोड़ी ज्यादा है, तो जो है उस तरह से वो वेरिएट करता रहेगा कि ऑक्सीजन वाला जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से छोटी सी सिंपल से बात थी वो हमने समझ ली। अब जरा देखिए, अगर हमें पूछा जाए, हमें बोल तो दिया भाई OH अगर लिबरेट हुआ तो वो ऑक्सो एसिड होगा, अगर हाइड्रोजन लिबरेट हुआ तो वो जो होने वाला है वो हाइड्रा एसिड्स होगा, या फिर सॉरी OH, OH अगर रहा उसमें से अगर हाइड्रोजन निकला तो वो ऑक्सो एसिड्स होगा। अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहा सेंट्रल एटम से और वो हाइड्रोजन निकल गया तो होने वाला है हाइड्रा एसिड्स। फिर अगर OH निकल गया तो बेस होगा, अगर हाइड्रोजन निकल गया तो एसिड होगा। तो कब पता चलेगा कि कौन कब एसिड बिहेव करने वाला और कौन कब बेसिक बिहेव करने वाला है? तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला हमें गिवन है। ठीक है, और वो हम जरा उसके तरफ देख लेते हैं कि क्या होने वाला है ये। ठीक है, जरा देखिए, अगर सेंट्रल एटम कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन से है और हाइड्रोजन से है, क्या हाइड्रोजन ब्रेक होगा या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH बॉन्ड ब्रेक होगा? कौन ब्रेक होगा? ठीक है, वो हम देखते हैं जरा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ही उनमें चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा और वो आयोनिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से क्या है कि उनका जो बॉन्ड जो है वो आयोनाइज धीरे धीरे होता जाएगा और वो इजीली टूट सकता है। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे एकदम कंसंट्रेट करके यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2.1। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो होता है 1.4। ठीक है, अब यहाँ पे केस नंबर 1 देखिए, अगर जो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कम होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से अगर ज्यादा रहा, यानी 1.4 से अगर ज्यादा रहा, ठीक है, 1.4 से अगर ये ज्यादा रहा तब वो कैसा, एज अ बेस बिहेव करेगा। क्योंकि 1.4 से भी, यानी इन दो, इससे ज्यादा तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो ये जो है वो जल्दी टूट जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद केस नंबर 2 देखते हैं। अगर ये 1.4 से
ये वाला डिफरेंस 1.4 से कम रहा। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इससे ज्यादा, तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये एज एन एसिड बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आप NaOH ले लीजिए, तो यहाँ पे सोडियम की जो होने वाली है, सोडियम की और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है ना वो 2.6 होता है। ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.6 होता है, 1.4 से ज्यादा होता है। तो OH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है तो टूट जाता है। ठीक है, एज अ OH वो लिबरेट कर जाता है, एज अ बेस बिहेव करता है। लेकिन ClOH है, इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ 0.5 का डिफरेंस होता है। यानी ClO और H ये 1.4 का डिफरेंस आ रहा है और ये 0.5 का, तो ये ज्यादा पोलर हुआ तो ये जल्दी टूट जाएगा, एज अ हाइड्रोजन बाहर आएगा, यानी ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक तीसरा केस भी है। देखिए तीसरा केस क्या होने वाला है, अगर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम के डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर ये रहा इक्विवेलेंट टू 1.4, यहाँ पे वो बिहेव करेगा एज एन एम्फोटेरिक। फॉर एग्जाम्पल वाटर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक देख लेते हैं हम, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इनके बनने वाले जो ऑक्साइड्स है इनका नेचर क्या रहने वाला है। ठीक है, इनके नेचर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड। अगर सेंट्रल एटम जो है उस पे +2 या उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा तो वो एज अ बेसिक बिहेव करेगा, एज अ बेसिक ऑक्साइड वो बिहेव करने वाला है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि K2O, जैसे कि Na2O, जैसे कि Li2O। अब देखिए यहाँ पे तीनों जो है, पोटेशियम जो है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होने वाली है वो +1 है, सोडियम की भी +1 है, लिथियम की भी +1 है, तीनों की भाई अब तो सेम हो गई। तो कौन ज्यादा बेसिक बिहेव करेगा, अब कौन ज्यादा नेचर में बेसिक होगा वो डिपेंड करेगा इनकी इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे ही लिथियम से सोडियम से पोटेशियम जाता है, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है। लिथियम से सोडियम से पोटेशियम हम जाते हैं तो हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। इसका मतलब कि वो ज्यादा बेसिक इन नेचर होता चला जाएगा। इसका मतलब कि K2O जो है वो ज्यादा बेसिक है, देन Na2O एंड देन Li2O। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मोर द इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मोर द मेटल इज मेटालिक। जितना ज्यादा उसमें मेटालिक कैरेक्टर होगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे, जो भी है उसको इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे। और कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो ज्यादा मेटल होगा, यानी उसी में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेटालिक नेचर जो होगा ना उस पर डिपेंड करेगा बेसिक नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से कौन दे देगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो कम होगी वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सबसे कम होती है किसकी, पोटेशियम की, इन तीनों में से। ठीक है, तो पोटेशियम का जो बेसिक नेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस थोड़ा सा है, फिर अपने क्लास को ओवर करने की बहुत करीब है और हमारा पीरियडिक प्रॉपर्टीज वाला जो पूरा क्लास है वो समाप्त होने आया है। एसिडिक ऑक्साइड पहले देख लेते हैं।
जनरली देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिसका ये क्या होता है, नॉर्मली ये मेटल्स के अंदर देखा जाता है बेसिक ऑक्साइड, और ये जो है वो हमारा नॉन मेटल्स के अंदर देखा जाता है। ठीक है, जनरली जो है ये नॉन मेटल्स के अंदर इसको देखा जाता है। ठीक है, अगर नॉन मेटल्स का सेंट्रल एटम पे 3 या उससे ज्यादा +3 या उससे ज्यादा अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है नॉन मेटल्स के, ठीक है, तो वो बन जाता है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल Cl2O7 +7 है इसका, फिर SO3 ये +6 है, सारे एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, P2O5 है, ठीक है, +5 है, फिर जो है CO2 है, +4 है, और यहाँ पे अगर मैं एक और दे दूं आपको कि N2O5 भी है, +5 है। इसको थोड़ा अगले स्लाइड पे हम जरा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, शायद मेरी वहाँ पे वीडियो आ जाएगी फिर। Cl2O7 SO3 P2O5 CO2 और N2O5, तो इनकी तो +7 रही, इनके +5, सॉरी +6, इनकी +5, इनकी +4 और इनकी भी +5। ये सब तो ठीक है, चलो ऐसे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली ज्यादा मतलब उनका रहेगा एसिडिक नेचर। ऐसे ही बेसिक नेचर में भी इसी तरह से रहने वाला है। ठीक है, बेसिक नेचर में भी इसी तरह से वो रहने वाला है। लेकिन जैसे कि बेसिक नेचर में हमने देखा कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए तो किसका ज्यादा नेचर इस असर रहेगा, किसका ज्यादा नेचर, कौन ज्यादा नेचर में एसिडिक या बेसिक रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों का देख लिया आप जरा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, Cl2O7 देन SO3, देन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, सो देन N2O5 देन P2O5, उसके बाद बनेगा CO2। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा सा और बाकी है बस। यहाँ पे एक न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड में CO है, NO है, N2O है, ये वाले रहने वाले न्यूट्रल ऑक्साइड। ये बस ठीक है, आप सिर्फ समझ लो इसको, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, पूछने वाली बातें वो सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक बात इसमें एक और है, वो बात जरा हम देख लेते हैं। पहले थोड़ी स्लाइड्स को हम ना एंड कर देते हैं। क्या हुआ यार, थोड़ी स्लाइड्स को हम यहाँ पे स्लाइड थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, बस टॉपिक जो है वो ओवर होने को आया है। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे इसको ठीक है, चलो बैक टू टॉपिक। भाई सब वापस आ जाओ फटाफट से, थोड़ा सा बचा है बस, इसको फटाफट से ओवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहा, हमने यहाँ पे देख लिया कि एसिडिक ऑक्साइड भी है, बेसिक ऑक्साइड भी है, लेकिन बेसिक ऑक्साइड अक्सर मेटल्स में लगती है। लेकिन अगर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का 2 या उससे अगर कम रहा तो वो बेसिक ऑक्साइड परफॉर्म करेगा। ज्यादातर अक्सर वो करते हैं कैसा, मेटल्स करते हैं। ठीक है, और अगर जो ऑक्सीडेशन सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या उससे ज्यादा रहा, नॉर्मली ये फिर नॉन मेटल्स करते हैं, उनको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार मेटल्स भी हम देखते हैं, काफी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं Cr2O6 Mn2O7,
यहाँ जो है मेटल्स का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 से ज्यादा है, और वो यहाँ पे कैसा बिहेव करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये बात जरा ध्यान में अपने ले लीजिएगा, नोट्स में जरा लिख लीजिएगा, ये जरा भी भूलिएगा मत। ठीक है, ऐसे भी जो है वो एसिडिक मेटल होके भी वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की वजह से वो मेटल एसिडिक ऑक्साइड की तरह वो बिहेव करते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई जरा बताइए आप कि इनमें से नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से है, जरा ये बताइए। ठीक है, जरा आपको यहाँ पूछ लिया जाए कि एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड बताइए। एक आपको गिवन है P2O5, एक गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है Al2O3, एक सॉरी हाँ, मे बी सम आई थिंक इश्यू हो गया था। फाइनली ये जो है सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ी सी क्लास बची है। क्या क्या इशू हो रहा है आज लास्ट क्लास में, चलिए उन सबको जरा ध्यान में हटा के वापस से फटाफट से टॉपिक पे जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि P2O5 और क्या दिया गया था, एक था ZnO था और एक था SiO2। जरा बता दीजिए कि कौन कौन से वो एसिडिक बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा ये +5 में होगा, ये होगा वो +2 में होगा, ये होने वाला है +3 में। मैं आपको एक टॉपिक नहीं कराया हूँ अभी, चल मैं आपको फटाफट से एक चीज लिखवा देता हूँ। ZnO जो होने वाला है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते एक्चुअल में। ये जो होने वाला है ना, असल में क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं ना वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं ना, मैं अभी आपको इसके बाद दिखा देता हूँ कि एसिडिक भी बिहेव करेंगे और एज वेल एज बेसिक भी बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो होते हैं वो एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप बताएं एसिड कौन कौन से और नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको पता है कि एक ये है, एक ये है, और ये दोनों भी होने वाला है। यानी नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड में आपको क्लियरली इनको बता देना है कि एक, दो और ये दो, चार होने वाला है। एम्फोटेरिक भी इसमें काउंट करना है क्योंकि ये कभी एसिडिक और कभी बेसिक में बिहेव करेंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। जरा एक बात और लिख लीजिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ, उनको याद भी आपको करा देता हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। इसके लिए आपको याद रखना है, याद करने का तरीका बता देता हूँ। जनाबे वाली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग,
आज सब भिखारी इंदौर गए। ठीक है, इस तरह से इसको याद करना है। जिंक, एल्यूमिनियम, जनाबे जिंक, वाली एल्यूमिनियम, बेकार बेरिलियम बेरिलियम, गाया गैलियम, पंजाबी लेड, सॉन्ग टिन, आज इसको आर्सेनिक है ये। सब एंटीमनी, भिखारी बिस्मथ, इंडोर इंडियम, गए जर्मेनियम। ये सभी होने वाले हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होने वाले हैं। ठीक है, एक बात आपको बताने रह गई थी, ये बता दी। और एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक लिख लो। ठीक है, और स्लाइड भी शायद आखिरी होने वाली है। अगर कोई बॉन्ड दिया गया है, इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में एक हेनिंग स्मिथ इक्वेशन दिया गया है, उसको जरा देख लीजिए। ठीक है, फिर जो है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओवर होता है। 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस बी प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी ना वो पॉलिंग स्केल की होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि ए एटम जो है वो ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और बी एटम जो है वो हाइड्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो जरा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ढूंढिए। आप जरा कोशिश कीजिएगा। तो 3.5 माइनस 2.1 1.4 प्लस 3.5 इंटू 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 29.26%। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है ओवर होता है। स्लाइड भी एंड हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए, और कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी तरह से फिजिकम एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए, हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट करते रहिए। अगला टॉपिक हमारा मैं लेने वाला हूँ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड गुड नाइट।